जो पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हम रोज सुबह 10 बजे टॉप साइंस के प्रश्न आपको उपलब्ध कराते हैं और जल्द ही हम आपको एमपीजी के और साइंस टॉपिक वाइज उपलब्ध कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है टॉप साइंस प्रश्नों का। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन लिंक्स पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रुधिर बिंबाणुओं का प्रमुख कार्य किसमें सहायता करना होता है? जी हाँ, रुधिर बिंबाणुओं का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है? आसान सा प्रश्न है भाई, तो हमेशा याद रखिएगा, जो रुधिर बिंबाणु होते हैं ना मेरे भैया जी, जो रुधिर बिंबाणु होते हैं ना, उनका प्रमुख कार्य होता है केवल और केवल रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या-क्या है, तो एक और चीज़ आप जान लीजिए, जैसे कि अभी क्या है, प्लेट्स काफ़ी कम होती हैं। आपने देखा होगा जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, लोगों में प्लेट्स की संख्या जो है कम होने लगती है। तो डेंगू ज्वर के दौरान जो है मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसके दौरान? डेंगू बुखार के दौरान ऐसा होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिएगा आसान सा प्रश्न है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो व्यवहारिक तौर पर कह सकते हैं कि व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल है, व्यवहारिक प्रश्न हैं बिल्कुल ये। जैसे कि जल का जो स्थायी कठोरपन रहता है वह किसके परिवर्तन के द्वारा दूर किया जा सकता है? आप कैसे जल के स्थायी कठोरपन को दूर कर सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया जी। तो जल के कठोरपन को या जल की कठोरता को हम दूर कर सकते हैं किसके द्वारा? आप लोगों के जो आंसर्स आ रहे हैं वो किस प्रकार हैं भाई? विकल्प ए, विकल्प बी। देखिए विकल्प बी और सी काफ़ी लोग बता रहे हैं, तो इसका सही जवाब है भाई कि सोडियम कार्बोनेट। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा हम जल के स्थायी कठोरपन को जो है दूर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न कुछ लोगों को कठिन लग सकता है। क्यों? क्योंकि भैया याद ही नहीं रख पाते कि सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल की कठोरता दूर होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही योगेश। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अब देखिए एक प्रश्न और भी बन जाता है कि जल की कठोरता क्यों होती है? किस निम्न में से किसके कारण जल की कठोरता होती है? ये प्रश्न बन जाता है। तो हमेशा याद रखें, जल की जो कठोरता रहती है ना, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण जल कठोर होता है या जल में कठोरता होती है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि भारी व्यायाम के दौरान किसके संचयन के कारण हम पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करते हैं? जी हाँ, जब आप भारी व्यायाम कर लेते हैं, जैसे आपने कभी भी, ज़्यादातर आप क्या है दौड़ नहीं लगाते हैं, अचानक से आपने दौड़ लगाई या फिर अचानक से आपने एक्सरसाइज की, तो आपके पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन सी महसूस होती है, हल्का सा आपको दर्द महसूस होता है। तो भैया इसके लिए क्या प्रमुख कारण रहता है? ऐसा क्यों होता है? तो भाई इसके लिए प्रमुख कारण रहता है, देखिए क्या बता रहे हैं, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ तो ईमानदारी से सभी लोग आंसर कमेंट करते हैं। योगेश कह रहे हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, हर कोई लैक्टिक एसिड ही बता रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण, किसके? लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण हम मांस पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करते हैं जब हम एकदम से भारी व्यायाम कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड भैया एक कार्बन के यौगिक है और इस लैक्टिक यौगिक का या लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है? C3H6O3। अब एक प्रश्न भी बन जाता है कि दही में क्या पाया जाए? तो दही में भैया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया जी, सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएं। ओके, देखिए प्रश्न है कि धातु सामान्यतः ठोस होती है। देखिए पूरे चुनिंदा प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न में ले आप लोगों के लिए लेकर आते हैं सुबह 10 बजे, पूरे चुनिंदा प्रश्न हैं। तो धातु सामान्यतः ठोस होती है। ओके, और क्या होता है, निम्न में से कौन सी एक धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जी हाँ, पारा पारा पारा। कुछ लोग कह रहे हैं सोडियम। भैया सोडियम कब से द्रव अवस्था में होने लगी? ओके, तो पारा या एच जो है भैया क्या है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है।
विकल्प ए इसका सही जवाब है। अरे भैया याद करो वो दिन हमने पढ़ा था कि सोडियम तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर आप खुले में रख दो तो क्या है, जलने लगती है ऑक्सीजन की अवस्था में। ओके, ऑक्सीजन जैसे उसे मिल जाएगी तो जलने लगेगी, इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है? अरे भैया कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है या नहीं? अब ये बताइएगा कौन सा तत्व है जिसे पानी में रखा जाता है, जिसे क्या है, पानी में रखा जाता है। मैं आगे बढ़ता हूँ तब तक अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले कभी भी प्रश्न आ जाए थर्मामीटर में किसका यूज किया जाता है, तो भैया जी थर्मामीटर में यूज किया जाता है किसका? पारे का। ओके, जो कि सामान्य ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखेगी। धातु चम्मच का बाहरी भाग किसका उदाहरण है? आपने देखा होगा जो चम्मच रहता है वो कैसा होता है, इस तरह से जाएगा फिर ऐसे होगा, तो भैया ये कैसा है? ये जो साइज है ना चम्मच का, ये जो उसकी सतह है इस तरह से, ओके, उथली तो नहीं है ये कहेंगे गहरे गड्ढे के समान जो धातु रहती है। ओके, तो ये कैसी छवि का उदाहरण रहती है? कौन से लेंस का ये, कौन से दर्पण का ये काम करेगी? तो भैया जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी छवि को देखेंगे ना, ये जो बाहरी हिस्सा है कौन सा, एक मिनट रुकिएगा, ये जो बाहरी हिस्सा है, ओके, बाहरी हिस्सा, ओके, तो इस पर भैया हमें क्या, इस बाहरी हिस्से पर उत्तल दर्पण की जो है, उत्तल दर्पण की तरह ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है भैया जी कि अदरक में वनस्पति प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भैया। जी हाँ, अदरक में वनस्पति प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइए। अदरक में वनस्पति प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? चलिए, चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, इसका जवाब क्या हो, बहुत बढ़िया, हर कोई आंसर कमेंट करता जा रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अदरक में जो वनस्पति प्रवर्धन होता है भैया जी वो तने के द्वारा होता है। कैसे? तने के द्वारा होता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर भैया जी? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं अब, चलिए अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँ आपसे कि अदरक का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओके, तो अदरक का वानस्पतिक नाम या फिर कहीं वैज्ञानिक नाम आप समझ लीजिएगा अपनी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में, तो वानस्पतिक नाम होता है जिंजीबर ऑफ सिनेलिस। क्या? जिंजीबर ऑफ सिनेलिस होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? जी हाँ, प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का निम्न में से कौन सा है? सबसे पहला है विद्युत बल्ब या लेजर या फिर मोमबत्ती। तो भैया विद्युत बल्ब ये तो बनाते हैं, इंसान ने बनाया है, कृत्रिम है। लेजर इंसान ने बनाई है, कृत्रिम है। मोमबत्ती इंसान ने बनाई है। ओके, आप लोगों ने विद्युत बल्ब बनाया, आप लोगों ने लेजर बनाई, आप लोगों ने मोमबत्ती बनाई, लेकिन भैया जो जुगनू होता है ना, ये तो प्रकृति ने बनाया है। ओके, कैसा जीव है ये एक जीव होता है जुगनू। ओके, जो क्या है, उड़ता है और अंधेरे में आप देखोगे चमकता हुआ रहता है। ओके, बल्ब की तरह बंद और चालू होता रहता है ये। ओके, तो विकल्प ए इसका सही जवाब। अब चलो आगे बढ़ते हैं भैया जी। उस पदार्थ को पहचानिए जो एक माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता। कौन सा पदार्थ है जो एक माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता? देखो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप लोग न तो शेयर करें, न न क्या है, लाइक करें। आप अगर नए स्टूडेंट हैं गोलू जाटव जी, तो आपका स्वागत है। ओके, सभी नए स्टूडेंट्स का स्वागत है तेज एजुकेशन परिवार में, और हम पूरी सहायता कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लस परीक्षा के लिए निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। तो भैया जी इसका सही जवाब होगा, ऐसा पदार्थ जो कि माचिस की तीली से जल्दी से प्रकाशित नहीं हो सकता है, वो कौन है? तो भैया जी ये है हमारा उपला या कंडा। इसे आप एक माचिस की तीली से जो है प्रकाशित नहीं कर सकते आसानी से। ओके, आसानी से जल्दी से प्रकाशित नहीं होगा। कागज तुरंत आग पकड़ लेगा, अल्कोहल तुरंत आग पकड़ लेगा, मिट्टी का तेल तुरंत आग पकड़ लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फसल को उचित अंतराल पर अगर जल की आपूर्ति की जाती है तो यह क्या कहलाता है? फसल को अगर उचित अंतराल पर, एक उचित गैप के बाद, उचित समय गैप के बाद अगर आप जल की आपूर्ति करते हैं तो इसे आप क्या कहते हैं? आसान सा प्रश्न है, जो लोग किसानी से जुड़े होंगे वो तो जानते ही होंगे, हम तो जानते हैं भाई। ओके, बताइएगा, बताइएगा, एक बार बता दो, एक बार बता दो भैया।
तो इसका सही जवाब क्या है? जल की आपूर्ति क्या कहलाती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए सिंचाई। ओके, फसल को जब सींचते हैं तो क्या है, ऐसा थोड़े ना कि रोजाना पानी दे रहे हैं पूरे 6 महीने, नहीं। समय-समय पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसलों को क्या है, पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। ओके, जल की आपूर्ति की जाती है, तो ये क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाती है ये जल की आपूर्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, और बीज बोने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो बुआई कहलाती है। और फसल काटने की जो प्रक्रिया होती है, फसल काटने की प्रक्रिया को शस्य कर्तन कहते हैं। क्या है? शस्य कर्तन कहते हैं या फिर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, हम तो शुद्ध कह देते हैं भैया फसल कटेगी गाँव में। ओके, फसल कटेगी गाँव में हमारी। ओके, लेकिन इसे एक्चुअल में किताबी भाषा में कहें या फिर अपन कहें सही हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? शस्य कर्तन या फिर हार्वेस्टिंग। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं प्रभु। चलिए, प्रश्न है अगला कि द्रव के तल पर निलंबित अशुद्धियों के ठहराव को होने देकर उसके निपटान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, चुपचाप प्रश्नों पर ध्यान दो। ओके, इतना आसान भी प्रश्न नहीं है। ओके, प्रश्न को पढ़ो एक बार, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताइएगा। इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर मुंह फाड़ रहे हो, यहाँ क्लास में अपना ध्यान रखो पूरा। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई? द्रव के तल पर निलंबित अशुद्धियों को ठहराव होने देकर उसके निपटान की जो प्रक्रिया रहती है उसे हम अवसादन कहते हैं। क्या है? अवसादन कहते हैं या फिर सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके, और इस अवसादन को या इस सेडिमेंटेशन को हम शुद्धिकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या? शुद्धिकरण प्रक्रिया भी इसे हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भैया? आसान सा प्रश्न, सभी को पता है, हर किसी को पता है, आपको तो सब कुछ पता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आपको नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो आपको नहीं पता, हर किसी को पता है। जैसे प्रश्न है, अधिकतर रसोई बर्तनों के हत्थे किसके बनाते हैं? किसके बने होते हैं? अधिकतर रसोई में जो बर्तन यूज होते हैं उनके जो हत्थे रहते हैं, जो हैंडल रहते हैं, वो किसके बने होते हैं? क्या ये इस्पात के बने होते हैं या लकड़ी के या फिर तांबे के या फिर एल्यूमिनियम के? तो हमेशा याद रखिएगा, अधिकांशतः जितनी भी चीज़ें रसोई में यूज होते हैं उनके हत्थे या हैंडल जो है लकड़ी के बने होते हैं। विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्यों बनाए जाते हैं? धातु के क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि भाई ये गर्म ना हो। जब आप इनको यूज करते हैं तो ये गर्म ना हो, क्योंकि लकड़ी क्या है भैया, ऊष्मा की कुचालक होती है, और सभी धातु क्या है, ऊष्मा की सुचालक, तो धीमे धीमे क्या है, गर्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइएगा। लाइट एजुकेशन विकल्प भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया संपीड़न बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? आपका जवाब बिल्कुल गलत है भाई। इसका सही जवाब है विकल्प ए, कार्बनीकरण। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। देखिएगा, मृत वनस्पति के कोयले में रूपांतरण की जो प्रक्रिया रहती है वो कार्बनीकरण कहलाती है। ओके, और इसमें मृत वनस्पति का रूपांतरण कोयले में हो जाता है। किसमें भैया? कोयले में इसका रूपांतरण हो जाता है मृत वनस्पति का। अगला प्रश्न है कि पदार्थों का गुणधर्म जिसके आधार पर उन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, यह क्या कहलाता है? पदार्थों का गुणधर्म जिसके आधार पर उन्हें इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, ये क्या कहलाता है? आसान सा प्रश्न और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है भैया, बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट कर दो धमाके के साथ। ओके, एक और सभी लोग कमेंट कर दो धमाके के साथ। क्या जवाब होगा भाई इसका? जी, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, सुघट्यता। क्या कहते हैं इसे? सुघट्यता। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, पदार्थों का गुणधर्म जिसके आधार पर उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकार में चेंज कर सकते हैं या ढाल सकते हैं, वह सुघट्यता कहलाती है। ये गुणधर्म कौन सा कहलाता है पदार्थ का? ये गुणधर्म सुघट्यता कहलाता है। ये जो है उनका फीचर जो होता है, और इसी सुघट्यता को प्लास्टिसिटी भी कहते हैं। और प्रत्यावस्था में किसी पदार्थ को निश्चित आकार में नहीं ढाला जा सकता है। किसमें? प्रत्यावस्था में किसी भी पदार्थ को निश्चित आकार में नहीं डाला जा सकता है। तो निश्चित आकार में किसे ढाला जा सकता है? जो कि सुघट्यता का गुण रखते हैं या फिर प्लास्टिसिटी का गुण रखते हैं, उन सभी पदार्थों को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि यदि स्पेक्ट्रम के सभी रंग परिवर्तित होते हैं तो वस्तु कैसी दिखेगी? जी हाँ,
अगर स्पेक्ट्रम के पूरे रंग परिवर्तित होते हैं, परावर्तित होते हैं, ओके, रिफ्लेक्ट अगर होते हैं, परावर्तित अगर हो रहे हैं वो, तो वस्तु कैसी दिखेगी? भैया कोई भी वस्तु है, अगर पूरा का पूरा प्रकाश उससे परावर्तित हो रहा है तो वह वस्तु कैसी दिखेगी भैया? सफ़ेद कलर की दिखेगी। इसीलिए आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? अरे भैया इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े पहनने पर जो पूरा प्रकाश रहता है ना, वो पूरा परावर्तित हो जाता है और शरीर क्या है, कम गर्म रहेगा। ओके, तो सफ़ेद कपड़े गर्मियों में ज़्यादा पहने जाते हैं। और काला रंग जो होता है, काला रंग वो क्या है, पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो आपने देखा होगा जितने भी सर्दी के कपड़े रहते हैं ना, वो कैसे ज़्यादातर डार्क रहते हैं, या फिर कहूँ मैं ब्लैक कपड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है सर्दियों में। ओके, कैसे डार्क रहेंगे, डार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या है आपकी स्क्रीन पर, कहाँ है प्रश्न? अरे आ रहा है ना, इंतजार इंतजार। प्रश्न है कि गैस के बुलबुले जो कि पकाने पर या बेकिंग के दौरान फूटते हैं, जिससे कि ब्रेड और केक में छोटे छिद्र हो जाते हैं, जो किसके कारण होते हैं? जो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं ना, वे किसके कारण हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो छोटे छोटे छिद्र है ना भैया जी, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये हो जाते हैं किसके कारण? इसका सही जवाब है कि ये हो जाते हैं मेरे प्यारे बड़े भैया जी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये छोटे छोटे छिद्र ब्रेड वगैरह में हो जाते। ब्रेड तो आप रोजाना खाते ही होंगे कुछ लोग, ओके, डेली खाते होंगे ब्रेड, ओके, चाय के साथ। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन से दोष वाले लोगों के द्वारा ब्रेल का उपयोग किया जाता है? ऐसे लोग जिनमें किसका दोष होता है जो ब्रेल का उपयोग करते हैं? जिनमें भाई निकट दृष्टि दोष होगा वे लोग, या फिर दूरदृष्टि दोष वाले ब्रेल का यूज करेंगे, या दृष्टि वैषम्य वाले लोग ब्रेल का उपयोग करेंगे, या नेत्रहीन लोग जो है ब्रेल का उपयोग करेंगे। अलकेश यादव बिल्कुल सही है, पंकज बिल्कुल सही है भैया जी, विकल्प डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ओके, नेत्रहीन लोगों के द्वारा भैया क्या है, ब्रेल का यूज किया जाता है। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक लिपि है। ब्रेल एक लिपि है जो कि नेत्रहीन लोगों के द्वारा यूज की जाती है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे सीधे अगले प्रश्नों की ओर। ब्रेल लिपि में होता क्या है, अक्षरों को हाथों से छुआ जाता है और क्या है, अक्षर ज्ञान इन लोगों को रहता है, नेत्रहीन लोगों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फूला हुआ गुब्बारा एक कृत्रिम कपड़े के साथ रगड़ने पर दीवार में धंस जाता है, उस पर क्रियाशील शक्ति कौन सी है? बताइएगा, उस पर क्रियाशील शक्ति कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स बता रहे हैं तो भैया जी इसका सही जवाब है कि अगर एक फूले हुए गुब्बारा एक कृत्रिम कपड़े के साथ रगड़ने पर दीवार में अगर धंस जाता है, तो उस पर क्रियाशील जो शक्ति है ना भाई, वो कौन सी है? स्थिर वैद्युत बल है वो। कौन सी है? स्थिर वैद्युत बल है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भैया बल कैसा होता है? बल कैसी राशि, सदिश है या अदिश है बल? बल कैसी राशि होती है, सदिश या अदिश राशि? तो हमेशा याद रखिएगा, जो बल होता है ना वो एक सदिश राशि होती है, और बल बराबर एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, और बल को क्या है, एफ से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न, देखिएगा प्रश्न पढ़िएगा पूरा, कि सोनम ने देखा कि जब चूने के पानी में हवा प्रवाहित हुई तो वह दूधिया हो गया था। चूने के पानी में जब हवा प्रवाहित हुई तो वह दूधिया हो गया। यह क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो गया? हवा में ऐसा क्या था जिसके कारण चूने का पानी दूधिया हो गया? हवा में ऐसा क्या था कि चूने का पानी जो है दूधिया हो गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न भैया। तो एक बार सभी के सभी लाइक कर दो, सभी के सभी जितने लोग देख रहे हो ना, 250 के 250, पूरी 250 लाइक होनी चाहिए भैया जी। ओके, पूरे 250 लाइक अभी के अभी होने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है भैया जी कि सोनम ने जब देखा कि चूने का पानी हवा में प्रवाहित हुई चूने के पानी में, तो वह दूधिया हो गया, क्योंकि भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उस हवा में। ओके, हवा में CO2 की उपस्थिति के कारण चूने का पानी क्या है भैया, दूधिया हो गया। अगला प्रश्न है,
किसी बिजली उपकरण पर ISI मार्क सुनिश्चित करता है क्या? अगर किसी बिजली उपकरण पर ISI मार्क अगर लगा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है? उस उपकरण की ये क्या विशेषता बताता है, बताइए। यह उस उपकरण की क्या विशेषता बताता है? कुछ नहीं भैया जी, बस ये विशेषता यही बताता है कि ये जो उपकरण है ना, जिस पर ISI टैग लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, ये ऊर्जा का क्षय न्यूनतम करेगा। क्या है? सॉरी, उपकरण सुरक्षित है, ओके, और ऊर्जा का क्षय क्या है? न्यूनतम करेगा। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्मी प्रसंस्करण शौचालय में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, बर्मी प्रसंस्करण शौचालय में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि बर्मी प्रसंस्करण शौचालय में प्रयोग किया जाता है किनका? केंचुओं का। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक साधारण पेंडुलम में धातु की छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को क्या कहा जाता है, बताइए। इस गेंद को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इससे पहले वाले प्रश्न का जवाब सभी का सही था, सभी का सही था, बहुत ही बढ़िया। हर कोई लाइक ठोक दे भैया, लाइक तो कर दो सबके सब, ओके, लाइक तो कर दो, इतना तो बनता है। पूरे के पूरे 250 लाइक होने चाहिए, 250 लाइक होने चाहिए, ओके, सभी के सभी लाइक करो। तो एक साधारण पेंडुलम में धातु की जो छोटी सी गेंद होती है ना, इस गेंद को कहा जाता है भैया जी क्या? इसे कहा जाता है बॉब। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्राकृतिक संकेतक को यहाँ पर आपको पहचानना है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संकेतक है, बताइए। कौन सा निम्न में से एक प्राकृतिक संकेतक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि दिए गए विकल्पों में एक प्राकृतिक संकेतक के तौर पर जो काम करेगा वो है भैया चाइना रोज, एक प्राकृतिक संकेतक है। अब आप कहो भैया यही क्यों है, तो बाकी के क्या है? तो भैया ये बाकी के जो है रासायनिक यौगिक हैं, ये तीनों के तीनों। ओके, विकल्प इसका सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई, बताइएगा। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है, लोहे की कील को, तो विलयन का जो रंग होता है वो हरा हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो हरा रंग हो जाता है विलयन का, क्योंकि लोह सल्फेट बनता है भैया, इसलिए। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ये हर किसी का आंसर सही नहीं निकला, तुक्के लगाए लोगों ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? पौधों में भोजन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? जड़ों में, पत्तियों में, या फिर फलों में, बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि पौधों में जो भोजन का संश्लेषण होता है ना भैया, वो कहाँ पर होता है, और ये भोजन, पौधे अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, और और जो संश्लेषण की क्रिया है वो कब होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, तो बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पौधे में भोजन का जो संश्लेषण होता है ना भैया, वो पत्तियों में होता है। कहाँ पर? पत्तियों में होता है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। और क्या है? और ये है भैया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ओके, और सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस या फिर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आगे बढ़ जाएं भैया, चलिएगा, एक बार शेयर सब जरूर कर देना, ओके, बाद में अपने सभी मित्रों के साथ। प्रश्न है, एक समतल दर्पण से बनी छवि को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी छवि क्या कहलाती है? तो भाई समतल दर्पण से जो छवि बनती है उसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो छवि रहती है ना, इसे हम क्या कहेंगे? इस छवि को हम कहेंगे भैया, कैसी कैसी छवि कहेंगे? इसे हम कहेंगे आभासी बिंब। ओके, कैसा? आभासी बिंब कहेंगे।
ओके, या वर्चुअल छवि कहेंगे, न कि ये वास्तविक छवि है। कैसी है? आभासीय छवि है या बिंब है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण जिससे दांत की छवि बड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसे दर्पण कैसे होते हैं भाई? दंत चिकित्सक जो दर्पण यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए जिससे कि दांत उन्हें बड़े दिखाई दें, तो उनके द्वारा यूज किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? बस यही है प्रश्न। अच्छा प्रश्न है भैया। तो एक बार सभी लोग क्या है, लाइक कर दो। पूरे के पूरे 250 लाइक होने चाहिए। अभी तो भैया बहुत कम है लाइक। ओके, बहुत कम लाइक हैं। अभी 142 लाइक हुए हैं। पूरे 250 लाइक होने चाहिए, 250। सब लोग करो। तो इसका सही जवाब क्या है कि दंत चिकित्सकों के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है भैया अवतल दर्पण। उनके विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अब देखिए वाहनों में जो यूज किया जाता है ना, वाहनों में पीछे की छवि देखने के लिए साइड में जो ग्लास होता है ना वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण, जिससे वाहन क्या है, छोटे दिखाई देते हैं, छोटी छवि उनको दिखाई देती है। ओके, तो क्या किया है? तो उत्तल दर्पण। और डॉक्टर ने बड़ी छवि देखने के लिए क्या यूज किया था? दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल यूज किया था, अवतल दर्पण। और छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण। अब प्रश्न है, सिल्क का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? बहुत ही प्यारा प्रश्न, तो हम इसे याद रखिए। सिल्क का उत्पादन किया जाता है भैया लार्वा के द्वारा। किसके द्वारा? लार्वा के द्वारा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और सिल्क प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ एक रेशा होता है। किससे? प्राकृतिक प्रोटीन से बना हुआ रेशा होता है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक मात्रा में शराब सेवन से क्या हो जाता है? जी हाँ, अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से क्या हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से हो जाता है लिवर सिरोसिस। क्या हो जाता है भैया? लिवर सिरोसिस हो जाता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तन के पश्चात संचरण नहीं होता है, ऐसा क्यों? ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तन के पश्चात संचरण नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है भैया, ऐसा इसलिए होता है, संचरण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एंटीना की ऊंचाई को अनेक बार बढ़ाना पड़ता है। क्या है? एंटीना की ऊंचाई को अनेक बार क्या है भैया? बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशा इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है? सेलुलोज। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। सेलुलोज जो है प्राकृतिक रेशा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है स्पंज वास्तव में क्या है? जी हाँ, स्पंज वास्तव में क्या होता है? तो भैया जी, स्पंज वास्तव में एक क्या है? इसका सही जवाब है कि स्पंज वास्तव में एक जंतु है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? ओके, ये एक क्या है भैया? समुद्री जीव होता है स्पंज, जो कि मीठे खारे पानी में रह सकता है। मीठे खारे पानी में यह पाया जाता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जल इनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो पूरे के पूरे प्रश्न इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं। हालांकि हम ऊपर लिखा हमने 20 प्रश्न, लेकिन हमने 20 से तो कई ज़्यादा प्रश्न देख लिए भैया। 20 से तो कई ज़्यादा प्रश्न देख लिए। जो 20 प्रश्नों का कैप्सूल है ना, इसमें हम लगभग 40 से 50 प्रश्न देखते हैं डेली। और इसी तरह से आपको 40-50 प्रश्न साइंस में उपलब्ध कराएंगे। हमारी लाइव क्लासेस का समय कुछ इस प्रकार है। इस क्लास का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। पूरे पीडीएफ आपको, पिछले पुराने पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको जो है पीडीएफ दे दिया जाएगा। और आज रात 9 बजे से आपकी मैथ की क्लास होगी, 100% होगी। ओके, कल पहली क्लास थी तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आज से आपकी क्लास होगी। दोपहर में आज हम टेस्टिंग कर लेंगे और शाम से आपकी क्लास हो जाएगी। ओके भाई, मैथ की क्लास आज रात 9 बजे से होगी, आज रात 9 बजे। ओके, तो भैया नीचे दी गई लिंक पर जाकर आप पीडीएफ पूरे के पूरे डाउनलोड कर सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कैसे?
फ्री मॉक टेस्ट रोजाना व्हाट्सएप पर सुबह 7 बजे शाम 7 बजे हम लिंक दे देते हैं फ्री मॉक टेस्ट की। ओके, पूरे पीडीएफ डाउनलोड होते हैं। जैसे ही आप खोलोगे ना वेबसाइट, तो वहां पर एक लाल बटन आती है। हम 4-5 प्रश्न देते हैं हर एक ब्लॉग में। 4-5 प्रश्नों के बाद एक लाल बटन आती है, वहां लिखा होता है डाउनलोड क्लास पीडीएफ पार्ट। जैसे कि ये क्लास कौन सी है, साइंस की दूसरी क्लास है, तो लिखा होगा पार्ट 2। ओके, अभी डालेंगे साइंस की पीडीएफ अब इस क्लास के बाद हम। ओके, तो सभी के सभी लोग जितने देख रहे हो ना भैया, एक बार लाइक कर दो। अपने काम काम के लिए मत रहा करो, बस पूरे के पूरे 250 लाइक होने चाहिए, 250 लाइक। अभी ठोको पूरे के पूरे लाइक। ओके, चलिएगा, मिलते हैं आपसे शाम को कितने बजे, 8 बजे आपकी क्लास होगी अब एमपीजी की। कितने, 8 बजे होगी। व्हाट्सएप पर आपको बता देते हैं जब भी अपन लाइव आते हैं।